कुछ ऐसे भी टर्म्स हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में, जहां से एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछ दिया जाता है। तो इस वीडियो में हम बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बात करेंगे, उनके मीनिंग को समझने की कोशिश करेंगे। राइट, सबसे पहले हम बात करेंगे ड्रॉवर कौन होता है, फिर हम बात करेंगे ड्रॉई कौन होता है, ड्रॉई इन केस ऑफ नीड, एक्सेप्टेंस, acceptance for honor, एंड एट लास्ट हम बात करेंगे नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में और प्रोमिसरी नोट। राइट, तो ड्रॉवर, ड्रॉई, ड्रॉई इन केस ऑफ नीड, एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर, नॉन एक्सेप्टेंस, और आगे हम समझेंगे होल्डर ऑफ इंस्ट्रूमेंट, होल्डर इन ड्यू कोर्स, पेमेंट इन ड्यू कोर्स, and at last we will see types of bills. So drawer कौन होता है? When we talk about negotiable instruments, तो हम जानते हैं negotiable instrument को डिफाइन किया गया है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के सेक्शन 13 में, और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मीन्स बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट एंड चेक्स। इन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में एटलीस्ट दो पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट होता है, एटलीस्ट टू पार्टीज आर इन्वॉल्व, यानी मिनिमम दो पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट होता है किसी भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में। वहीं जब हम चेक्स की बात करते हैं तो फिर वहां हम देखते हैं कि देयर आर थ्री पर्सन्स, पहला ड्रॉवर, दूसरा ड्रॉई और तीसरा पे। तो हमने चेक्स, बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट के कंप्लीट कॉन्सेप्ट को अपने प्रीवियस वीडियोस में समझा है। आइए जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट टर्म्स हैं बैंकिंग लॉ में उन्हें समझते हैं। ड्रॉवर कौन है? सिंपल, ड्रॉवर मीन्स द पर्सन हु प्रिपेयर्स द बिल, हु क्रिएट्स द बिल, हु मेक्स द बिल, हु इज मेकर। कौन है? ड्रॉवर है। ड्रॉई, the person who is directed to pay the amount of bill। कौन है? ड्रॉई है। person who is directed by drawer or maker to pay the amount of bill। कौन है? ड्रॉई है। चेक्स के केसेस में हमने ये जाना कि ड्रॉई कौन है? ड्रॉई है बैंकर। नाउ एक टर्म है ड्रॉई इन केस ऑफ नीड, इसे समझते हैं।
ड्रॉई इन केस ऑफ नीड मीन्स अ पर्सन जिसका नाम बिल ऑफ एक्सचेंज में या एंडोर्समेंट में लिखा होता है, हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द पेमेंट, जो रेस्पॉन्सिबल होता है पेमेंट करने के लिए। इफ प्राइमरी ड्रॉई फेल्स टू डू सो, यदि जो प्राइमरी ड्रॉई है यानी जो फर्स्ट ड्रॉई है उसका पेमेंट करने में फेल कर जाती है। इस टर्म को डिफाइन किया गया है हमारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में। और ये जो ड्रॉई इन केस ऑफ नीड है, इसका रोल यही है कि जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं उनका स्मूथ तरीके से फंक्शनिंग हो सके। फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि जो ड्रॉई इन केस ऑफ नीड है ये सेकेंड ड्रॉई होता है। मान लो जो ड्रॉवर है उसने कोई बिल इशू किया, कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इशू किया, इसमें उसने प्राइमरली जिस पर्सन को ड्रॉई बनाया वो था बी, और बी के बाद जिसे ड्रॉई बनाया वो था पर्सन सी, जिसका नाम इस इंस्ट्रूमेंट पर लिखा गया था। सपोज सी इज अमित। सी कौन है? अमित है। तो इन केस बी जो प्राइमरी ड्रॉई है, ड्रॉई मीन्स द पर्सन हु इज डायरेक्टेड बाय ड्रॉवर और मेकर टू पे द अमाउंट ऑफ बिल। इन केस बी इस बिल के अमाउंट को पे करने में फेल कर जाता है तो फिर रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? सी होगा टू ऑनर द बिल। इसलिए इसे कहा गया है ड्रॉई इन केस ऑफ नीड, यानी आप सी के पास तभी पहुंचोगे जब बी उस बिल को ऑनर करने में फेल हो जाएगा, उस बिल का पेमेंट करने में फेल हो जाएगा। दैट्स वाई इसका नाम है ड्रॉई इन केस ऑफ नीड। सो जो पेई है वो तब सी को अप्रोच करेगा व्हेन बी इज नॉट ट्रेसेबल, जब बी ट्रेसेबल नहीं होगा और सी का नाम ड्रॉवर या मेकर उस बिल में मेंशन किया रहेगा, जिस पर खुद इसका भी एक्सेप्टेंस होगा। सो हाउ कैन वी डिफाइन ड्रॉई इन केस ऑफ नीड? हम कह सकते हैं व्हेन ऑन द बिल, जब बिल पर या इन एनी इंडोर्समेंट, किसी इंडोर्समेंट में नेम ऑफ एनी पर्सन इज गिवन, किसी व्यक्ति विशेष का नाम लिखा होता है इन एडिशन टू ड्रॉई के एडिशन में, टू बी रिसॉर्टेड इन केस ऑफ नीड, यानी उस ड्रॉई को हम तब अप्रोच करेंगे जब हमें नीड पड़ेगा, यानी व्हेन द ओरिजिनल और प्राइमरी ड्रॉई इज नॉट ट्रेसेबल, then such person is called as drawee in case of need. right? चलिए अब हम बात करेंगे एक्सेप्टेंस के बारे में कि एक्सेप्टेंस क्या होता है। चेक्स के केसेस में ड्रॉई कौन होता है? बैंकर होता है, और यही बैंकर क्या है? एक्सेप्टर है, जो अपना एक्सेप्टेंस देगा टू मेक द पेमेंट टू द पर्सन अपॉन whom check is drawn। चेक्स के केसेस में जो ड्रॉई होता है वही बैंकर होता है, और वही बैंकर एक्सेप्टर कहलाता है, क्योंकि जो ड्रॉवर है उसने
चेक इशू किया है उस कंसर्न्ड बैंक को और उसे इंस्ट्रक्ट किया है कि तुम इस चेक को एक्सेप्ट करो और पेमेंट करो। तो चेक के केसेस में ड्रॉई इज इक्वल्स टू बैंकर इज इक्वल्स टू एक्सेप्टर, क्योंकि पेमेंट उसी बैंकर को करना होता है। किस पर्सन को? उस पर्सन को जिसके फेवर में चेक ड्रॉ किया गया है ड्रॉवर के द्वारा। After the drawee of bill had signed his assent upon the bill and delivered the same or give notice of such signing to the holder or to some person on his behalf is called acceptor। अब समझो, ये तो बैंक के केसेस में है। अब दूसरा केस ये हो सकता है कि खुद ड्रॉई किसी पर्सन को ऑथराइज्ड कर दे, उसका नाम लिख दे कि यू हैव टू मेक द पेमेंट, और जब वो अपना सिग्नेचर कर देगा तो वो कहलाएगा एक्सेप्टर। Acceptor in context of bill of exchange or in context of an act is a person, वो व्यक्ति होता है, वो एंटिटी होता है जो अग्री करता है कि वो पेमेंट करेगा, सच एज चेक। ठीक है। When it is presented for payment, जब चेक को प्रेजेंट किया जाता है पेमेंट के लिए, तो फिर बैंक का लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्या करे, पेमेंट ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करे। तो वहां पर एक्सेप्टर कौन है? बैंकर है। नाउ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एक्सेप्टर, पेमेंट ऑब्लिगेशन। एक्सेप्टर लीगली ऑब्लिगेटेड है टू फुलफिल द पेमेंट टर्म्स स्पेसिफाइड इन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। टाइप्स ऑफ एक्सेप्टर्स, एक तो बैंक हो गया, दूसरा कोई बिजनेस जो किसी प्रोमिसरी नोट को एक्सेप्ट करता है वो भी क्या है? एक्सेप्टर ही है। तो एक्सेप्टर दो तरह के हो सकते हैं, पहला चेक्स के केसेस में बैंक, दूसरा बिजनेस या कमर्शियल ट्रांजैक्शंस में वो पर्सन जो प्रोमिसरी नोट को एक्सेप्ट करेगा टू मेक द पेमेंट। Acceptor is a drawee who had signed their assent on bill or draft to make the payment. Acceptor vital role play करते हैं in ensuring the smooth functioning of financial transactions, क्योंकि ये assurance देते हैं किनको? पेई को, to fulfill the payment, right? अब एक टर्म है एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर, इसका दूसरा नाम है एक्सेप्टेंस सुप्रा प्रोटेस्ट। एक्सेप्टेंस सुप्रा प्रोटेस्ट, यानी यहां पर जो अंडरटेकिंग दिया जाएगा टू मेक द पेमेंट वो किसी थर्ड पार्टी के द्वारा दिया जाएगा, टू एक्सेप्ट एंड टू पे bill of exchange that was dishonored either by non-acceptance or non-payment by the party on whom it was drawn। तो ओरिजिनल एक्सेप्टर जब उसे एक्सेप्ट ना करे और उसका एक्सेप्ट करने के बाद नॉन पेमेंट के वजह से वो बिल डिसऑनर्ड हो जाता है, तो ऐसे केसेस में जब थर्ड पर्सन एश्योरेंस देता है उसके पेमेंट के रिगार्ड में, तो वो कहलाएगा एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर। तो यहां अंडरटेकिंग इज गिवन बाय थर्ड पार्टी। नॉन एक्सेप्टेंस क्या होता है? जब ड्रॉई बिल पर साइन ही ना करे, एक्सेप्ट ही ना करे, तो ये नॉन एक्सेप्टेंस है। या उस पर सिग्नेचर कर दे लेकिन पेमेंट ना करे, तो नॉन एक्सेप्टेंस
बिकॉज ऑफ नॉन पेमेंट, और दूसरा नॉन एक्सेप्टेंस बिकॉज ऑफ नॉन साइनिंग ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। तो नॉन एक्सेप्टेंस दो चीजों से हो सकता है। पहला कि जो ड्रॉई है, जो एक्सेप्टर है, वो साइन ही ना करे, अपना एसेंट ही ना दे टू मेक द पेमेंट, तो वहां पर बिल जो है वो डिसऑनर्ड हो गया बिकॉज ऑफ नॉन एक्सेप्टेंस। दूसरा, एक्सेप्ट कर ले लेकिन पेमेंट ना करे, तो वहां बिल डिसऑनर्ड हो गया बिकॉज ऑफ नॉन पेमेंट। सो होल्डर कौन है? होल्डर, द पर्सन हु होल्ड्स द बिल, द पर्सन इन whose पोजिशन द बिल इज। सेक्शन 8 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट डिफाइन करता है होल्डर को, होल्डर ऑफ प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक मीन्स एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति जिसके पास उस बिल का पोजीशन हो और जो एंटाइटल्ड हो टू रिकवर द अमाउंट, वो क्या है? वो होल्डर है। यानी who is having the possession of bill and who is legally entitled to recover the amount of bill known as holder. तो हमने इस वीडियो में ड्रॉवर, ड्रॉई, ड्रॉई इन केस ऑफ नीड, एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर, नॉन एक्सेप्टेंस और होल्डर, इन टर्म्स को सीखा, इन टर्म्स के मतलब को समझा। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम और जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उन्हें समझने की, उन्हें सीखने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। So let's continue our discussion relating to the important terms of Negotiable Instrument Act 1881. This is part second of this very topic. हम Negotiable Instrument Act 1881 के important terms के बारे में बात कर रहे हैं और this is second video on that topic. अपने previous video lecture में हमने होल्डर, ड्रॉवर एंड ड्रॉई, ड्रॉई इन केस ऑफ नीड, एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर, नॉन एक्सेप्टेंस, इन सभी टर्म्स को हमने अच्छे से जाना था। नाउ अपने उसी डिस्कशन को फर्दर आगे बढ़ाते हुए हम कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स को सीखेंगे और उनके मतलब को जानेंगे। We will try to define them in easiest language so that अगर वो टर्म्स एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप आसानी से उन्हें एक्सप्लेन कर जाओगे। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट टर्म्स नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम बात करेंगे होल्डर इन ड्यू कोर्स मीन्स व्हाट। होल्डर इन ड्यू कोर्स का मतलब क्या होता है। हम बात करेंगे पेमेंट इन ड्यू कोर्स मीन्स। इंडोर्समेंट के बारे में हम बात करेंगे। जिसमें हम फुल इंडोर्समेंट और ब्लैंक इंडोर्समेंट को समझेंगे और एट लास्ट वी विल टॉक अबाउट द मीनिंग ऑफ एम्बिग्युअस इंस्ट्रूमेंट।
ये कुछ ऐसे टर्म्स हैं जहां से अक्सर शॉर्ट क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, राइट। चलिए आज हम इन टर्म्स के मतलब को समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे होल्डर इन ड्यू कोर्स के बारे में। इससे पहले हमने होल्डर को समझा था कि होल्डर मीन्स क्या होता है। तो हमने जाना कि सेक्शन 8 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट होल्डर को डिफाइन करता है, और होल्डर को डिफाइन हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं। हम कह सकते हैं होल्डर ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट, ब्रैकेट में promissory note, bill of exchange and check, means any person having possession of the bill, जिस व्यक्ति के पास उस बिल का पोजेशन हो और जो लीगली एंटाइटल्ड है टू रिकवर द अमाउंट मेंशन्ड इन दैट इंस्ट्रूमेंट। होल्डर मीन्स as per section 8, holder means any person, कोई भी व्यक्ति having possession of instrument, ब्रैकेट में promissory note, bill of exchange and check, any person having possession of instrument and having title to recover amount mentioned therein, वो व्यक्ति क्या है? होल्डर है। ठीक है। नाउ जब हम होल्डर इन ड्यू कोर्स के बारे में बात करते हैं तो इसे किस तरह से डिफाइन किया जा सकता है, आइए समझते हैं। होल्डर इन ड्यू कोर्स को सेक्शन 9 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में डिफाइन किया गया है। और होल्डर इन ड्यू कोर्स मीन्स एनी पर्सन राइट हैविंग पोजेशन ऑफ negotiable instrument, having possession of negotiable instrument, right। और जब हम negotiable instrument के possession की बात कर रहे हैं, it means we are talking about bill of exchange, we are talking about promissory note and check। तो कोई भी व्यक्ति जिसके पास नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का पोजेशन हो, हु फॉर कंसिडरेशन यानी उस व्यक्ति ने उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को कंसिडरेशन में प्राप्त किया। कंसिडरेशन मीन्स व्हाट? हम जानते हैं कि जब हम कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट का एक एसेंशियल एलिमेंट ये है कि देयर मस्ट बी कंसिडरेशन। फॉर एग्जाम्पल, मान लो देयर आर टू पर्सन्स ए एंड बी। ए इज सेलर एंड बी इज बायर। बी ए से कोई गुड्स खरीदता है तो इन गुड्स का पोजेशन बी के पास आता है।
गुड्स का पोजीशन ए से ट्रांसफर होकर बी के पास आता है और बी इन गुड्स के बदले में ए को क्या करता है, मनी देता है। अब ये जो पेमेंट होगा या तो क्विक पेमेंट हो सकता है या आफ्टर सम टाइम इन फ्यूचर हो सकता है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि देयर आर टू वे ट्रांजैक्शन, दो तरफ से ट्रांजैक्शन हो रहा है। सेलर की तरफ से गुड्स जा रहा है और उन गुड्स को देने के बदले में सेलर परचेजर से कंसिडरेशन में वैल्यू ऑफ गुड्स के इक्वली अमाउंट रिसीव कर रहा है। So there is what? There is consideration of rupees, of money. Right? तो यहां इस व्यक्ति ने, जो कि होल्डर है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, और होल्डर क्यों है? बिकॉज ही इज हैविंग पोजेशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंड ही इज एंटाइटल्ड टू रिकवर द अमाउंट ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, और उसने उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को कंसिडरेशन में प्राप्त किया है, बेसिकली इन रिटर्न ऑफ मनी। रिसीव्ड फ्रॉम अदर पर्सन, दूसरे व्यक्ति से इसने रिसीव किया है उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को। बिफोर द डेट ऑफ मैच्योरिटी, उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के डेट ऑफ मैच्योरिटी से पहले अगर उसने रिसीव किया है, बिफोर द डेट ऑफ मैच्योरिटी, having strong belief that there exists no defect in bill and its title, और उस व्यक्ति को ये स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि उस बिल में किसी प्रकार का कोई डिफेक्ट नहीं है और ना ही उसके टाइटल को लेकर के कोई डिफेक्ट है। तो वो व्यक्ति जो उस बिल को बिफोर द डेट ऑफ मैच्योरिटी रिसीव करेगा दूसरे पर्सन से कंसिडरेशन के बदले में, और उससे स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि उस बिल में, बिल मीन्स बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट एंड चेक, तीनों की बात हम कर रहे हैं, उसे ये विश्वास है कि उस इंस्ट्रूमेंट में कोई डिफेक्ट नहीं है और ना ही उसके टाइटल को लेकर कोई डिस्प्यूट है, तो वो पर्सन क्या है? होल्डर इन ड्यू कोर्स है। Holder in due course means any person who becomes possessor of any negotiable instrument. तो यहां होल्डर कब होल्डर इन ड्यू कोर्स में कन्वर्ट होगा? अगर वो इन एलिमेंट्स को फुलफिल करता हो, राइट? Holder in due course means any person who becomes possessor of negotiable instrument, यानी बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट, चेक। पोजेसर इन रिटर्न ऑफ समथिंग विच मीन्स फॉर कंसिडरेशन, becomes possessor before the date of maturity and having sufficient reason to believe that there exist no defects in bill, उस बिल में, उस इंस्ट्रूमेंट में कोई डिफेक्ट नहीं है, and there is no defect in title from the person whom it is received, इस व्यक्ति से वो negotiable instrument वो व्यक्ति रिसीव कर रहा है, उसे ये विश्वास है कि इस व्यक्ति के पास उस इंस्ट्रूमेंट का गुड टाइटल है, राइट? तो ये है होल्डर इन ड्यू कोर्स। और अगर आप होल्डर इन ड्यू कोर्स हो तो आपको पेमेंट के लिए डिनाइड नहीं किया जा सकता है। दिस इज अ काइंड ऑफ पर्क, स्पेशल ट्रीटमेंट विच इज गिवन टू द होल्डर इन ड्यू कोर्स रिगार्डिंग पेमेंट।
because of existence of all these elements. For consideration before date of maturity, strong belief that there exists no defect because holder in due course acted in good faith. Right. अब इसके हम की एलिमेंट्स की बात करें तो पहला ये हो सकता है कि मस्ट बी अ होल्डर, वो व्यक्ति होल्डर इन ड्यू कोर्स से पहले होल्डर होना चाहिए उस बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक या प्रोमिसरी नोट का। दूसरा, he acquired that negotiable instrument for consideration, दूसरा एलिमेंट। तीसरा, acquisition before the date of maturity। चौथा, acted in good faith। और पांचवा, absence of defects as per his belief, right? तो I hope कि होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या है आपको समझ में आ गया होगा, बिकॉज आई पुट माई 100% एफर्ट्स इन एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ होल्डर इन ड्यू कोर्स। नाउ मूविंग अहेड, अब हम बात करेंगे पेमेंट इन ड्यू कोर्स के बारे में। चलिए अब हम समझना शुरू करेंगे पेमेंट इन ड्यू कोर्स के बारे में। अपने प्रीवियस वीडियो में हमने होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया। हमने होल्डर इन ड्यू कोर्स के कंप्लीट कॉन्सेप्ट को समझा और हमने उसके एसेंशियल एलिमेंट्स के बारे में डिटेल में बात किया। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ पेमेंट इन ड्यू कोर्स, राइट। सेक्शन 10 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 डिफाइंस पेमेंट इन ड्यू कोर्स, राइट। देखो, मान लो बर्डन ऑफ पेमेंट ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मेरे ऊपर है। आई एम लाइबल टू मेक द पेमेंट ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, राइट। और मुझे ये डाउट नहीं है, मुझे ये मालूम नहीं है कि इस सामने वाले पर्सन को पेमेंट नहीं करना है, राइट। और मैं उसे पेमेंट कर देता हूं। अब यहां पर दो चीजें, पहला, आई एक्टेड इन गुड फेथ, क्योंकि मैंने सद्भावनापूर्ण पेमेंट किया, बिकॉज आई हैड नो नॉलेज कि इस व्यक्ति को पेमेंट नहीं करना चाहिए था, बिकॉज ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू रिसीव द पेमेंट। और दूसरा, मैंने पेमेंट किया तो गुड फेथ में किया, विदाउट नेग्लिजेंस किया, बिकॉज आई हैड नो नॉलेज कि उस व्यक्ति को पेमेंट नहीं करना चाहिए था। लेकिन अगर कहीं से मुझे मालूम पड़ा होता कि उस व्यक्ति को पेमेंट नहीं करना है किसी भी पर्सन से, फिर भी मैं पेमेंट करता, तो आई मेड दैट पेमेंट विथ माई नेग्लिजेंस, क्योंकि उस फैक्ट को जानते हुए भी मैंने पेमेंट किया, तो फिर मैं पेमेंट इन ड्यू कोर्स का बेनिफिट नहीं ले सकता हूं और मैं पेमेंट इन ड्यू कोर्स के कंडीशन में, के कैटेगरी में नहीं फॉल करता। होल्डर इन ड्यू कोर्स में जो जो एलिमेंट्स थे, सेम उसी तरह ही पेमेंट इन ड्यू कोर्स का भी कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहां पर हम बिल के, प्रोमिसरी नोट के या चेक के पेमेंट की बात करते हैं, और वहां पर हम पोजेशन की बात करते हैं विथ कंसिडरेशन इन गुड फेथ बिफोर डेट ऑफ मेच्योरिटी एंड देयर इज बिलीव दैट देयर इज नो डिफेक्ट इन द बिल एंड इन इट्स टाइटल। पेमेंट इन ड्यू कोर्स को आइए हम समझते हैं। पेमेंट इन ड्यू कोर्स का मतलब है जिस पर्सन को मैं पेमेंट कर रहा हूं
ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू रिसीव द पेमेंट, वो पेमेंट रिसीव करने का हकदार नहीं है और मुझे इस फैक्ट के बारे में पता नहीं है। आई एक्टेड इन गुड फेथ और मैंने पेमेंट कर दिया, तो फिर मैं पेमेंट इन ड्यू कोर्स के कैटेगरी में आऊंगा और मुझे ये प्रेफरेंस मिलेगा, मुझे इसका बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि एक तो मैंने गुड फेथ में एक्ट किया, दूसरा विदाउट नेग्लिजेंस किया। अब इसे जब हम विद एग्जाम्पल समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। पेमेंट इन ड्यू कोर्स मीन्स पेमेंट in accordance with apparent tenure of instrument. Payment in due course means payment in accordance with visible tenure of instrument. To the person who is in possession of the instrument, payment be made in form of money only and good faith. अब उस समय जो मुझे विजिबल पोजेशन लगा, जो मेरे पास आया, आई हैड नो नॉलेज कि इसे पेमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लेकिन क्योंकि बिल का निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का पोजीशन उसके पास था, तो मैंने गुड फेथ में विदाउट नेग्लिजेंस पेमेंट कर दिया। तो आई मेड पेमेंट इन ड्यू कोर्स, और जो पेमेंट होगा केवल और केवल मनी में होना चाहिए, राइट। यानी मुझे ये नहीं पता था कि देयर इज डिफेक्ट इन द टाइटल ऑफ होल्डर ऑफ इंस्ट्रूमेंट। डिफेक्ट था होल्डर की टाइटल में, बट आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट दिस फ्रॉड। आई एक्टेड इन गुड फेथ, और ये सद्भावना यानी ये गुड फेथ, ये लैक ऑफ नेग्लिजेंस प्रोटेक्ट करता है पेयर को फ्रॉम बीइंग हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी इश्यूज रिलेटिंग टू द इंस्ट्रूमेंट्स ओनरशिप और वैलिडिटी। तो एक तरह का पर्क, एक तरह का छूट उसे मिलता है, क्योंकि उसने गुड फेथ में एक्ट किया और उसे नॉलेज नहीं था कि जो होल्डर, जो अपरेंट होल्डर है उस इंस्ट्रूमेंट का, उसके टाइटल में ही फॉल्ट है, इज नॉट हैविंग गुड टाइटल ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो कल को कुछ होता है उस इंस्ट्रूमेंट के ओनरशिप को लेकर के, उसके वैलिडिटी को लेकर के, तो आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट बिकॉज आई एक्टेड इन गुड फेथ एंड आई हैड नो नॉलेज रिगार्डिंग डिफेक्ट इन पोजेशर्स टाइटल। मैंने तो पेमेंट कर दिया। एक एग्जांपल हम लेते हैं। सपोज ए ने बी से बिल एक्सेप्ट किया। अब यहां मान लो 3 और पर्सन आते हैं, बी के बाद सी डी ई। तो ए ने बी से बिल एक्सेप्ट किया था, कोई बिल एक्सेप्ट किया था, बिल ऑफ एक्सचेंज मान लो एक्सेप्ट किया था। नाउ ई जो है, ही कम्स टू पेमेंट बिफोर ए। ए के पास आता है ई और कहता है पेमेंट कर दो, टाइटल दिखाता है, उस बिल का पोजीशन उसके पास था। तो ए जो है गुड फेथ में, और ये समझते हुए कि इस बिल का पोजीशन इसके पास है, यानी ही लीगली एंटाइटल्ड टू रिकवर द अमाउंट, इसने गुड फेथ में ई को पेमेंट कर दिया। तो यहां पर ए क्या है, पेमेंट इन ड्यू कोर्स के कैटेगरी में आ गया और इसे प्रेफरेंस मिला। लेकिन मान लो अगर बी सी डी, यानी बी सी डी इनमें से किसी एक ने भी अगर ए को बताया होता कि तुमने बिल जो बी से रिसीव किया है वो बिल एक्चुअली ई के नाम पर चला गया है, ई तुम्हारे साथ फ्रॉड कर रहा है, और ये जानते हुए अगर ए ई को पेमेंट करता, तो फिर यहां पर नेग्लिजेंस होता किसका, ए का, क्योंकि इस फैक्ट के बारे में बी सी डी ने उसे बता दिया है। क्योंकि ए ने बी से बिल रिसीव किया था, ठीक है, बी ने खुद ए को बता दिया है कि ये जो बिल है अब ई के नाम पर चला गया है, तुम ई को पेमेंट मत करना। फिर भी अगर ए ई को पेमेंट करता है, क्योंकि इसने बिल बी से रिसीव किया है, बिल ड्रॉ किया था बी ने इस बात को बता दिया कि बिल अब ई के पास चला गया है, तुम ई को पेमेंट मत करना। फिर भी अगर ए करता है तो ही एक्टेड इन नेग्लिजेंस और इसे पेमेंट इन ड्यू कोर्स का बेनिफिट नहीं मिल पाता, क्योंकि इस फैक्ट के बारे में बी ने या सी ने या डी ने, जो ई के पहले की जो पार्टीज हैं, उन्होंने बता रखा था, राइट।
हम पेमेंट इन ड्यू कोर्स को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं एज पर सेक्शन 10 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट? हम कह सकते हैं पेमेंट ऑन और बिफोर मैच्योरिटी डेट। पेमेंट ऑन यानी ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी और बिफोर द डेट ऑफ मैच्योरिटी। ठीक है, इन गुड फेथ, इन गुड फेथ में पेमेंट इन ड्यू कोर्स को निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के सेक्शन 10 में डिफाइन किया गया है कुछ इस तरह से। पेमेंट इन ड्यू कोर्स मींस पेमेंट ऑन यानी ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी और बिफोर द डेट ऑफ मैच्योरिटी। पेमेंट मेड इन गुड फेथ विदाउट नेग्लिजेंस, विदाउट नेग्लिजेंस यानी विदाउट नोइंग दिस फैक्ट, विदाउट नोइंग दिस फैक्ट, इस फैक्ट को न जानते हुए आपने गुड फेथ में पेमेंट किया है ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी या बिफोर द डेट ऑफ मैच्योरिटी, दैट जिस सामने वाले पर्सन को आप पेमेंट कर रहे हो ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू रिसीव द पेमेंट। ठीक है, यह है पेमेंट इन ड्यू कोर्स। एम आई क्लियर? चलिए, in this video we will cover section 11 and 12 of negotiable instrument act 1881। इस वीडियो में हम negotiable instrument act 1881 के सेक्शन 11 और 12 को कवर करेंगे। सेक्शन 11 डिफाइन करता है इनलैंड इंस्ट्रूमेंट को और सेक्शन 12 डिफाइन करता है फॉरेन इंस्ट्रूमेंट को। व्हाट डू यू मीन बाय नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट? अगर ये क्वेश्चन आता है देन यू विल हैव टू रेफर सेक्शन 13 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। इनलैंड इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है? तो बेसिकली 3 एलिमेंट्स आपको साइट करना होगा। इनलैंड इंस्ट्रूमेंट मीन्स 3 थिंग्स। पहला, अच्छा इंस्ट्रूमेंट की बात किया गया है यानी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की बात किया गया है बिकॉज वी आर स्टडिंग निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। इनलैंड इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है ड्रॉन इन इंडिया यानी इंस्ट्रूमेंट ड्रॉन इन इंडिया, पहला एलिमेंट। दूसरा, ड्रॉन upon a person residing in India। तीसरा, instrument being payable in India। Inland instrument means, as per section 11 of NI Act, an instrument which is drawn in India। राइट, यानी प्लेस ऑफ ड्रॉन क्या है? प्लेस ऑफ ड्रॉन इंडिया है। ड्रॉन अपॉन अ पर्सन यानी ड्रॉई कहां रह रहा है? ही इज रिसाइडिंग इन इंडिया। और जो पेड है वो भी कहां है? इंडिया में ही है, यानी जिसका पेमेंट होना है इंस्ट्रूमेंट का पेमेंट भी इंडिया में ही होगा, तो वो इंस्ट्रूमेंट क्या है? इनलैंड इंस्ट्रूमेंट है। यानी इनलैंड इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है? ड्रॉन इन इंडिया, ड्रॉन अपॉन अ पर्सन रिसाइडिंग इन इंडिया एंड पेबल इन इंडिया। राइट, नाउ फॉरेन इंस्ट्रूमेंट क्या है? किस तरह से हम फॉरेन इंस्ट्रूमेंट को डिफाइन कर सकते हैं? तो यहां हमें सेक्शन 12 को रेफर करना होगा। फॉरेन
इंस्ट्रूमेंट अंडर सेक्शन 12 of NI Act 1881 what do you mean by foreign instrument? So in simple words we can define foreign instrument as all those instruments which does not possess the characteristics of inland instrument. वो सभी इंस्ट्रूमेंट जो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स को शो नहीं करते हो वो फॉरेन इंस्ट्रूमेंट है, या ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट नहीं है वो फॉरेन इंस्ट्रूमेंट है, या ऐसे इंस्ट्रूमेंट विच आर, अब यहां हम समझते हैं विच आर, अब इसे हम 3 डिवीजन में रखेंगे. पहला ड्रॉन इन इंडिया, ऑन अ पर्सन residing outside India, payable in India. Right? Yeah, any instrument which are drawn in India. दूसरा, on a person residing outside India. तीसरा, payable outside India. और तीसरा drawn outside India on a person residing in India and payable in India. ठीक है, तो ये है फॉरेन इंस्ट्रूमेंट अंडर सेक्शन 12 ऑफ एनआई एक्ट, यानी एनी इंस्ट्रूमेंट विच आर नॉट इनलैंड इंस्ट्रूमेंट इज इक्वल्स टू फॉरेन इंस्ट्रूमेंट, या बाय द वर्ड फॉरेन इंस्ट्रूमेंट वी मीन, आप इन 3 कैटेगरीज को शो कर दोगे. पहला लिखोगे ड्रॉन इन इंडिया ऑन अ पर्सन residing outside India, payable in India, या drawn in India on a person residing outside India, payable outside India, या drawn outside India on a person residing in India, payable in India. अब इसे किस तरह से याद रखना है, तो यहां आप देखोगे क्या चीज कॉमन है. पहला कैटेगरी ड्रॉन इन इंडिया, ड्रॉन इन इंडिया, यानी 2 कैटेगरी में क्या है, ड्रॉन इन इंडिया है फर्स्ट लाइन में. तीसरा जो कैटेगरी है उसमें क्या है, ड्रॉन आउटसाइड इंडिया है. इस चार्ट को आपको याद करना होगा. दूसरा ऑन अ पर्सन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, ठीक है. फिर दूसरे में देखो ऑन अ पर्सन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, ये क्या है, सेम है. तो ये आप याद कर लो दोनों, कि पहले क्या होगा, ऑन अ पर्सन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया होगा, दूसरे में भी ऑन अ पर्सन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया होगा, लेकिन तीसरा चूंकि अलग है तो यहां क्या होगा, ऑन अ पर्सन रिसाइडिंग इन इंडिया होगा. अब तीसरा देखो, पहले में क्या है, पेबल इन इंडिया है, और लास्ट में भी क्या होगा, पेबल इन इंडिया होगा, लेकिन बीच में क्या होगा, पेबल आउटसाइड इंडिया होगा. दिस यू विल हैव टू रिमेंबर. ठीक है, तो ये है इनलैंड इंस्ट्रूमेंट और फॉरेन इंस्ट्रूमेंट. अगर इनलैंड इंस्ट्रूमेंट और फॉरेन इंस्ट्रूमेंट का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा
इंटरेस्टिंग लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब नॉलेज ग्रिप और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि इस वीडियो का बेनिफिट आप जैसे और लोगों तक मिल सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। In this video of banking law, we are covering the most important terms of Negotiable Instrument Act 1881. And in this video, we will cover the basic concept of endorsement. We will see the two kinds of endorsement, that is endorsement in blank and endorsement in full. And at last, we will discuss about the term ambiguous instrument. बैंकिंग लॉ के इस वीडियो में हम एंडोर्समेंट के कंप्लीट कॉन्सेप्ट को समझेंगे और साथ ही साथ हम एम्बिग्यूअस इंस्ट्रूमेंट क्या होता है एंड व्हाट डज द टर्म एम्बिग्यूअस इंस्ट्रूमेंट मीन्स इसे भी समझने की कोशिश करेंगे। अपने अब तक के वीडियोस में हमने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हो सकते हैं फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, हमने उन सभी टर्म्स को डिटेल में समझ लिया है। हमने ड्रॉवर, ड्रॉई इन केस ऑफ नीड, inland instrument and foreign instrument, right? Holder in due course, payment in due course, इन सभी टर्म्स को हमने समझ लिया है। तो इस वीडियो में हम बेसिकली एंडोर्समेंट एंड एम्बिग्यूअस इंस्ट्रूमेंट को समझेंगे। एंडोर्समेंट कैन बी ऑफ टू टाइप्स। पहला फुल एंडोर्समेंट और दूसरा ब्लैंक एंडोर्समेंट। राइट, अगर आप होल्डर इन ड्यू कोर्स, पेमेंट इन ड्यू कोर्स, इन दोनों टर्म्स में कंफ्यूज होते हो तो आप मेरे उस सेपरेट वीडियो को देख सकते हो। उसमें मैंने अपने पूरे एफर्ट्स के साथ क्लियर और सिंपल लैंग्वेज में होल्डर इन ड्यू कोर्स और पेमेंट इन ड्यू कोर्स को समझाया हुआ है। राइट, चलिए एंडोर्समेंट। Endorsement is basically the way of transferring the instrument is called endorsement. What is endorsement? It is all about transferring the instrument. और जब हम instrument की बात कर रहे हैं, it means we are talking about negotiable instrument. And what do you mean by negotiable instrument? Then you will have to refer section 13 of Negotiable Instrument Act 1881. ठीक है, तो endorsement means transferring the instrument with an object of receiving the payment. Right? Endorsement means transferring of bill of exchange or promissory note or check
टू रिसीव द पेमेंट। और ये जो एंडोर्समेंट होगा ये दो वेज में हो सकता है, एंडोर्समेंट इन फुल, दूसरा ब्लैंक एंडोर्समेंट, राइट। द एक्ट ऑफ पर्सन हु इज होल्डर ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो एंडोर्समेंट क्या है? इट इज बेसिकली द एक्ट ऑफ पर्सन एंड दैट पर्सन मस्ट बी होल्डर। और होल्डर कौन है? सेक्शन 8 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट होल्डर को डिफाइन करता है। होल्डर मीन्स एनी पर्सन हैविंग पोजेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एंड इज लीगली एंटाइटल्ड टू रिकवर द अमाउंट नोन एज होल्डर। तो इंडोर्समेंट क्या है? इट इज द एक्ट ऑफ पर्सन हु इज होल्डर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। किस तरह का एक्ट? एन एक्ट ऑफ साइनिंग हिज हर नेम ऑन द बैक ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट के बैक साइड पर अपना नाम लिख रहा है होल्डर। किस पर्पज से? इस पर्पज से कि वो टाइटल को, ओनरशिप को इन रिगार्ड्स ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर कर रहा है किसी दूसरे पर्सन को। ये जो प्रोसेस है एंडोर्समेंट कहलाता है, राइट। अब इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज देयर आर 3 पर्सन्स ए, बी एंड सी। सपोज ए ने बी से कोई गुड्स खरीदा। ए परचेज्ड गुड्स फ्रॉम बी। ए ने बी से कोई गुड्स खरीदा जिसका वैल्यू है 50,000 रुपीज, और इसके एक्सचेंज में ए ने कैश पेमेंट नहीं किया बल्कि बिल ऑफ एक्सचेंज इशू किया इन फेवर ऑफ, किसके फेवर में? इन फेवर ऑफ मिस्टर बी, बी के फेवर में। तो हु इज होल्डर नाउ? होल्डर हियर इज बी। और या सपोज करो वो प्रोमिसरी नोट था या कोई भी अदर इंस्ट्रूमेंट था, चेक था। लेट्स टेक एन एग्जांपल। तो होल्डर कौन है? होल्डर मीन्स द पर्सन हैविंग पोजेशन ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट हु इज एंटाइटल्ड टू रिसीव द पेमेंट एट द सेम टाइम। तो यहां होल्डर कौन है? बी है। अब बी क्या करता है? सपोज बी ने ऑलरेडी सी से उधारी ले रखा था इक्वल अमाउंट का, विच इज 50,000 रुपीज का। उतने ही अमाउंट का वो इंस्ट्रूमेंट भी है जिसे ए ने बी के फेवर में इशू किया था। बी कौन है? यहां बी होल्डर है बिकॉज इसके पास 2 राइट्स हैं। पहला, उस इंस्ट्रूमेंट का पोजीशन उस समय किसके पास है? बी के पास है। बी एंटाइटल्ड है उसके अमाउंट को रिकवर करने में। अब बी क्या करता है? क्योंकि बी ने ऑलरेडी सी से 50,000 रुपीज क्रेडिट पर ले रखा था, तो बी के भी कुछ लायबिलिटीज हैं टुवर्ड्स सी। तो बी ने क्या किया? उस इंस्ट्रूमेंट के बैक साइड पर अपना नाम लिख दिया, affirming that he is going to transfer the title and ownership of that instrument in favor of C. Now यहां पर B ने क्या किया? C को वो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर कर दिया। केवल इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर नहीं किया, उसके साथ साथ टाइटल और ओनरशिप भी ट्रांसफर कर दिया इन डिस्चार्ज ऑफ हिज लायबिलिटी, राइट। यहां C के पास राइट है कि वो उस बिल के अमाउंट को रिसीव करे। तो दिस एक्ट ऑफ बी इज नन एज व्हाट? नन एज एंडोर्समेंट। एम आई क्लियर? राइट। अब ये जो एंडोर्समेंट होगा ये 2 तरीके से हो सकता है। पहला, फुल एंडोर्समेंट, जहां एंडोर्समेंट में जिस पर्सन को ट्रांसफर किया जा रहा है उसका नाम लिख दिया जाता है।
तो वो कहलाता है फुल एंडोर्समेंट। एंड वेयर द नेम of the person to whom it is transferred is not mentioned, which means payment will be made to bearer of that instrument. तो वो तरीका ऑफ एंडोर्समेंट क्या कहलाता है? ब्लैंक एंडोर्समेंट कहलाता है। ठीक है, फुल एंडोर्समेंट को हम ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट या ऑर्डर एंडोर्समेंट भी कहते हैं। फुल एंडोर्समेंट का दूसरा नाम क्या है? ऑर्डर एंडोर्समेंट। एंड वंस इट इज ऑर्डर एंडोर्समेंट, तो वो बियरर एंडोर्समेंट नहीं हो सकता है। और इसी तरह से अगर कोई एंडोर्समेंट बियरर एंडोर्समेंट है तो वो ऑर्डर एंडोर्समेंट नहीं हो सकता है। राइट यानी जब एक पर्सन जो कि उस इंस्ट्रूमेंट के बैक साइड में अपना नाम लिखने के साथ साथ किसी पर्सन का नाम ऐड करता है और डायरेक्शन देता है कि इसी पर्सन को इस इंस्ट्रूमेंट का अमाउंट पे किया जाएगा एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, तो वो है फुल एंडोर्समेंट। और जब एंडोर्समेंट किया जाता है लेकिन किसे किया जा रहा है, उस पर्सन का नाम मेंशन नहीं होता है, तो उस इंस्ट्रूमेंट को हम कहते हैं बियरर इंस्ट्रूमेंट और इट इज ट्रांसफरेबल मेयरली बाय डिलीवरी। एंड द पर्सन इन हुज पोजीशन बिल इज इन पोजीशन ऑफ द पर्सन एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, वो बिल मैच्योरिटी के समय जिस भी पर्सन के पास होगी वो पर्सन उसके पेमेंट को रिसीव करने के राइट्स रखेगा। राइट तो ये था एंडोर्समेंट इन ब्लैंक एंड फुल एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट को डिफाइन किया गया है सेक्शन 15 ऑफ एनआई एक्ट में, सेक्शन 15 ऑफ एनआई एक्ट में। और एंडोर्समेंट इन ब्लैंक और फुल सेक्शन 16 में रेफर किया गया है। राइट नाउ एम्बिगिवस इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, इसे समझते हैं। एम्बिगिवस इंस्ट्रूमेंट यानी देयर इज डाउट रिगार्डिंग द नेचर, रिगार्डिंग द कैटेगरी ऑफ इंस्ट्रूमेंट, कि वो प्रोमिसरी नोट है या बिल ऑफ एक्सचेंज है। तो व्हेन देयर इज डाउट रिगार्डिंग द नेचर ऑफ इंस्ट्रूमेंट, वेदर इट इज बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट, an ambiguous instrument is a legal document such as जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कोई बिल हो गया, दैट कंटेन्स अनक्लियर लैंग्वेज, जिसमें लैंग्वेज क्लियर नहीं होता है, जिससे ये डिफिकल्ट हो जाता है कि हम पार्टीज के इंटेंशन को किस तरह से डिटरमाइन करें। ऐसे केसेस में होल्डर मे चूज टू ट्रीट इट एज ईदर प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज डिपेंडिंग ऑन देयर प्रेफरेंस। तो जहां पार्टीज का इंटेंशन क्लियर ना हो, बिकॉज देयर इज अनक्लियर लैंग्वेज यूज्ड इन दैट इंस्ट्रूमेंट, देयर इज डाउट रिगार्डिंग इट्स नेचर, वेदर इट इज प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज, तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट क्या कहलाते हैं? एम्बिगिवस इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं, हालांकि इनका लीगल एग्जिस्टेंस होता है। इस तरह के इंस्ट्रूमेंट में चूंकि पार्टीज का इंटेंशन अनक्लियर होता है, तो ऐसे केसेस में जो होल्डर होगा इंस्ट्रूमेंट का, उस पर ये डिपेंड करेगा कि वो अपने प्रेफरेंस के बेसिस पर उस इंस्ट्रूमेंट को किस इंस्ट्रूमेंट की तरह ट्रीट करेगा, वेदर ही इज ट्रीटिंग दैट इंस्ट्रूमेंट एज बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट। राइट, की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्बिगिवस इंस्ट्रूमेंट। एम्बिगिवस इंस्ट्रूमेंट को डिफाइन किया गया है अंडर सेक्शन
17 of NI Act, राइट। तो सबसे पहला फीचर इसका यही है कि देयर इज डुअल इंटरप्रिटेशन। क्या है? डुअल इंटरप्रिटेशन है। Ambiguous instrument can be treated as either promissory note or bill of exchange। तो इसे हम बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिसरी नोट की तरह इंटरप्रेट कर सकते हैं, और ये डिपेंड करता है होल्डर की चॉइस पर, उसके प्रेफरेंस पर। तो देयर इज डुअल इंटरप्रिटेशन। दूसरा, लीगल कॉन्टेक्स्ट। द लॉ अलाउज फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ दीज इंस्ट्रूमेंट बेस्ड ऑन इंटेंट ऑफ पार्टीज। तो इसका लीगल इंपॉर्टेंस यही है कि इसका नेचर क्या होगा। तो यहां पर यह देखना होता है होल्डर को कि पार्टीज का क्या इंटेंशन था एट द टाइम ऑफ ड्रॉइंग द बिल। पार्टीज का क्या इंटेंशन था? क्या पार्टीज ने इसे बिल ऑफ एक्सचेंज की तरह ट्रीट किया था, या इसे प्रोमिसरी नोट की तरह उन्होंने माना था? तो पार्टीज के इंटेंशन को ध्यान में रखते हुए होल्डर क्या करेगा? उसे ट्रीट करेगा वेदर इन फॉर्म ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट। अब यहां पर क्या होता है, इसके नेचर को लेकर के डाउट हो सकता है, तो कोर्ट्स यहां पर क्या करती हैं? वॉइडर रोल प्ले करती हैं। एविडेंसेस को स्क्रूटिनाइज किया जाता है, जैसे प्रायर निगोशिएशंस क्या था, पार्टीज का इंटेंशन क्या था, और इस तरह से अगर इसके नेचर को लेकर के डिस्प्यूट है तो इट इज सेटल्ड थ्रू द कोर्ट। और कोर्ट पार्टीज के प्रायर इंटेंशन को देखती है, ऑन रिकॉर्ड जो एविडेंसेस होते हैं जो इन इंस्ट्रूमेंट के नेचर को क्लियर करते हो, उन्हें स्क्रूटिनाइज करती है। ठीक है, तो ये था एंडोर्समेंट, फुल एंडोर्समेंट, ब्लैंक एंडोर्समेंट, एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट, इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स and importance, right? So if you found this video interesting and informative, please channel सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, because I believe together we learn, together we grow. Thank you. Have a nice day.